हेलो एवरीवन। हमने अपने लास्ट टॉपिक में एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 9th एनसीईआरटी का ये टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनकी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। हमने पढ़ा था कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। आगे हम इसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या है जो what makes the atom of one element different from the atom of another element। एक एलिमेंट का एटम और दूसरे एलिमेंट के एटम से किस तरह भिन्न होता है या अलग होता है, या फिर आर एटम्स रियली इनडिविजिबल। क्या एटम्स सचमुच में इनडिविजिबल होता है, क्या उसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जैसा कि प्रपोज किया गया था थ्योरी डाल्टन के द्वारा, दैट देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम। तो हमने वहां पढ़ा था कि वी विल फाइंड आउट द आंसर टू दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो सवाल रह गए थे, उन सब के जवाब हम ढूंढेंगे इस चैप्टर में। तो हमने पढ़ा कि जो मेजर चैलेंज है जो साइंटिस्ट के पास हुआ करता था एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में, कि रिवेल करना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। जैसा कि एक्सप्लेन किया गया था इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेस्ड की गई थी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पर किए गए थे। सो वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट indivisible comes from study static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रेजेंटेशन और आउटलाइन हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, न्यूक्लियस ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। और हम पढ़ेंगे यहाँ पे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के, और हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखेंगे, वैलेंसी, फिर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। चार्ज पार्टिकल इन मैटर्स क्या है। एटम्स के जो होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया जाता है ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख दिया जाता है, और फिर पी प्रोटॉन को यहाँ पर पी प्लस से, और न्यूट्रॉन जो कि कोई चार्ज नहीं होता तो उसको सिंपल एन से डिनोट किया जाता है। और मास जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 1/2000 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। हाइड्रोजन का जो मास, चूंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, इसलिए यहाँ पर उसे कंपेयर किया गया है कि द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट। So the mass of neutron is equal to the mass of a hydrogen atom and is taken as 1 यूनिट। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम्स जो होते हैं बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। एक एटम कंसिस्ट करता है क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग अ स्मॉल डेंस न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस किया गया, देखा गया, तो वो पाया गया कि जो एक एटम होता है वो पूरा एक क्लाउड्स की तरह इलेक्ट्रॉन उसे घेरे होते हैं, जो डेंस होता है। और न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है वो डेंस होता है, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो होती है कही जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज, which affects the way they interact with each other and with other electrically charged particles। आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन है, इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए यहाँ पर, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंस क्लाउड की तरह मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ की तरफ, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर
और नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कुछ इस तरह से डेंस यहाँ दिख रहा है और चारों तरफ आपको इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक, अगर इसे क्लियर पिक्चर में यहाँ पे देखेंगे हम कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में अरेंज होते हैं, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट दी गई और फाइनली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया। सो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर से यहाँ पर, और डेंस न्यूक्लियस दिखाया गया जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे। सो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. An atom consists of cloud of electrons surrounding a small dense nucleus of protons and neutrons. और न्यूक्लियस जो होते हैं वो कंटेन करते हैं नियरली ऑल ऑफ द मास ऑफ द एटम। सो जो जैसा कि पहले भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका था कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है ऑलमोस्ट लगभग लगभग पूरा मास जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके न्यूक्लियस में। So, but it occupies only a tiny fraction of the space inside the atom. The diameter of typical nucleus is only about 1 into 10 to the power minus 14 meter. That is, हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 into 10 to the power minus 13 inch or about 1 by 100,000 of the diameter of the entire atom. Next, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सब पहली डिस्कवरी की गई थी, जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन्स टाइनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं और around the nucleus of an atom each electron carries a single fundamental unit of negative electric charge, और जिसका नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि इक्वल होता है -1.602 into 10 to the power minus 19, इसके बराबर होता है कूलम के। इसका यूनिट होता है कूलम जिसे सी से भी डिनोट करते हैं, और इसका जो मास होता है दैट इज इक्वल टू 9.109 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg के इक्वल होता है। नाउ so electron is one of the lightest particle with a known mass. Electron cannot be split into anything smaller. Also, electron do not have any real size but are instead true points in space. That is, an electron has radius of 0. So यहाँ पर radius about around 0 होता है इसका इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रॉन्स को। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिस्कवर्ड किया गया था सर जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन जो होते हैं जो थोड़े से स्लाइटली हैवियर होते हैं प्रोटॉन की अपेक्षा, और इसको खोजा गया था जेम्स चैडविक के द्वारा, और 1838 टाइम्स ये हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द atom. The neutron is about 10 to the power minus 13 centimeter in diameter and weights. इसका वेट कितना होता है तो 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg के बराबर होता है। आगे प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होते हैं जैसा कि आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें प्रोटॉन कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं सेंटर में किसी भी एटम के सिचुएटेड होते हैं और न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन सराउंड करता है न्यूक्लियस के बाहर, और प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक जगह लिखा हुआ जो पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, जिसे सिंबल लिखा जाता है ई माइनस। चार्ज इसके ऊपर होता है -1 और इसका मास जो होता है वो होता है 9.10938291 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। सो आप यहाँ पर इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, सो डन ज्यादा इसे याद रखने की कोशिश ना करें, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएगा वो। अभी बस आप एक बार देख लें, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन का जो होता है उसे इंडिकेट करते हैं P प्लस पॉजिटिव चार्ज के साथ, इसके ऊपर चार्ज होता है +1 और इसका मास होता है 1.67262177, दैट इज अराउंड 74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और न्यूट्रॉन जिसका कि सिंबल N
जीरो ऊपर में लिख के इस तरह से डिनोट करते हैं और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। आगे चलते हैं। रूल्स डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या रूल्स होता है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिटरमाइन करता है? तो पहला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स in an atom can be determined from a set of simple rules. What are the rules? So first rule, the number of protons in the nucleus of the atom is equal to the atomic number. अब atomic number जो होता है उसे हम Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर Z से। Number of electrons जो होते हैं in a neutral atom which is equal to the number of proton. So number of electron हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की। सो यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मास नंबर जो होता है उसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल लेटर M से, और वो इक्वल होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। सो जितने न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है उनको ऐड कर देने पर उसका मास नंबर निकल जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर ऑफ द एटम एंड द एटॉमिक नंबर। सो अगर आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कई सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। कम टू द डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड, electrons has negatively charged and protons has positively charged particle. प्रोटॉन जो होता है वो सिग्निफिकेंटली हैवियर होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है कंपैरेटिवली लाइट इन वेट होता है। प्रोटॉन्स जो होते हैं सिग्निफिकेंटली लार्जर इन साइज और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। प्रोटॉन्स रिमेन इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव टू अदर एटम्स। प्रोटॉन्स आर present in the nucleus clouds and electrons are present in shell. अब बात कर लेते हैं बॉम्ब की। एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनता है और मैं आपको बनाना नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे, हम लोग देखेंगे वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सो एक इन अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन द एटम्स न्यूक्लियस सेंटर इज स्प्लिट, न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड एंड हिट other nuclei setting off a chain reaction. This result is a big release of energy in a blast of heat, light and radiation. अब देखिए एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वो काम करता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के प्रिंसिपल पे कि जब एक स्मॉल मूविंग न्यूट्रॉन रिलीज किया जाता है और हिट करता है न्यूक्लियर को तो वहां पर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जो बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करती है, हीट एनर्जी को, जो कि ब्लास्ट होता है हीट, लाइट और रेडिएशन तीनों फॉर्म में। ये है एटॉमिक बॉम्ब, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। नाउ मॉडल्स ऑफ एटम। सो थॉमसन मॉडल्स ऑफर, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से मॉडल हमें पढ़ने। तो पहला है थॉमसन मॉडल। तो जब सर जोसेफ थॉमसन ने अपना एटम देखा तो उन्होंने कंसिस्ट किया कि ये जो होता है स्ट्रक्चर इसका कुछ वाटरमेलन, उन्हें वाटरमेलन जैसा दिखा कि जिस तरह से वाटरमेलन में सीड होते हैं ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज embedded in it. So negative and the positive charge are equal in magnitude. As a result, the atom is न्यूट्रल। तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, वो उनकी संख्या इक्वल होती है, इस वजह से एटम न्यूट्रल होता है। और थॉमसन ने प्रपोज किया दैट एटम ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। जैसे कि पुडिंग होता है, पुडिंग के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स अरेंज होते हैं ऊपर में सजाने के लिए, और जैसा कि वाटरमेलन होता है जिसमें उसमें सीड सिचुएटेड होते हैं, ठीक उसी तरह से उन्होंने अपना मॉडल दिया कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हो कि प्लस और माइनस चार्ज सिचुएटेड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक
एक एटम के अंदर। अगला दिया था रदरफोर्ड का मॉडल है। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो उनका फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, जिसके लिए उन्होंने एक सोने की पतली सी चादर ली थी। पतली सी मतलब एक शीट लिया था, थिन शीट। उसके ऊपर उन्होंने अल्फा रे का बम्बार्डमेंट कराया, और उसके बाद उन्होंने पाया कि बहुत सारे स्पेस जो थे वो हॉलो थे एक एटम के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उसके हिसाब से, और कई सारे जो अल्फा रेज थे वो डेविएट हो गए वाइड एंगल के साथ, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के नजदीक आने लगे, और जो बीच सेंटर पे जो न्यूक्लियस पे जो अल्फा रे गया वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो गया। तो इसके हिसाब से उन्होंने जो अपना मॉडल दिया, सो एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम called the nucleus. The mass of the atom is contributed mainly by the nucleus. So the size of nucleus is very small as compared to the size of atom. The electrons revolve around the nucleus in well-defined orbits. So उन्होंने कुछ इस तरह का मॉडल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते रहते हैं बाहरी कक्षा में, और जो सेंटर होता है, सेंटर में बीच में इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे चलते हैं, देखते हैं हम अगला इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था काफी हद तक सही था, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। सो any particles in the circular orbit would undergo acceleration, and during acceleration the charged particles would radiate energy, so the revolving electrons would lose energy and fall into the nucleus, and the atom would be unstable. वी नो दैट एटम्स आर स्टेबल। सो यहाँ पर उन्होंने उनका जो थ्योरी दिया गया था कुछ इस तरह का, कि जो एट इस तरह से एटम होते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ इस तरह से मूव करते रहते हैं लाइन से। तो मूव करते करते उनके हिसाब से कि ये एक दिन अंदर गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, बट ऐसा होता नहीं है। और अगर ऐसा हो जाता तो एटम्स तो अनस्टेबल हो जाते, पर हमको पता है कि एटम्स आर स्टेबल। सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का, और वो इस बात को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए, क्योंकि जब कोई चीज मूव कर रही होती है तो उसके लिए आपको पता है कि उसमें एक्सेलरेशन वर्क करता है, और जब एक्सेलरेशन वर्क करेगा तो कंटिन्यूअसली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, और जब वो रिवॉल्व करता हुआ एनर्जी रेडिएट करेंगे तो वो अपने एनर्जी लॉस होगा वहां पर, और धीरे धीरे वो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये जो ड्रॉबैक था ये उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। तो इसके बाद फिर आ गया यहाँ पर बोर, जो कि काफी हद तक बोर का मॉडल को अग्री किया गया। सो बोर अग्रीड विथ ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स एज सेड बाय रदरफोर्ड एक्सेप्ट regarding the revolution of electrons, for which he added that there are only certain orbits known as discrete orbit inside the atom in which electrons revolve around the nucleus, while revolving in its discrete object the electrons do not radiate energy. अब इन्होंने पूरा पॉइंट एग्री किया जो रदरफोर्ड का मॉडल था, बट यहाँ पर कुछ पॉइंट इन्होंने अग्री नहीं किया, जैसे कि उनका जो उन्होंने ये कहा कि रिवॉल्यूशन के बाद वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। ये चीज उन्होंने इसे यहाँ पर उसे गलत साबित किया, और उन्होंने बताया कि सिर्फ कुछ ऐसे ऑर्बिट होते हैं जो डिस्क्रीट ऑर्बिट होते हैं इनसाइड द एटम, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, वाइल रिवॉल्विंग इन इट्स यहाँ पर जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं वहां इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और उन्होंने अपना मॉडल कुछ इस तरह से दिया। सो आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ जो रदरफोर्ड का और बोर्स मॉडल जो है दोनों को मिला करके जो हमारा मॉडल तैयार हुआ फाइनली, यहाँ तक जो हमने स्टडी करी, यहाँ तक जो हमें जो मॉडल मिला था वो कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो इस रदरफोर्ड बोर्स के मॉडल में, कि ये जो मॉडल है अगर यहाँ पे देखोगे तो आप डेल्टा ई जो है यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हो ये कि इस तरह से कुछ एनर्जी रेडिएट हो रही है। नेक्स्ट हम अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है एटम डिफरेंट सेल्स में।
ये जो सजेस्ट किया गया था ये बोर ब्यूरी स्कीम के थ्रू, यानी कि जो साइंटिस्ट थे बोर, उन्होंने सजेस्ट किया था। कुछ रूल दिया था उन्होंने किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में कैटेगराइज होते हैं और सिचुएटेड होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। सो 2n² बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है आगे। तो यहाँ पर n क्या है? n इंडिकेट करता है दैट इज द नंबर ऑफ द सेल। अगर इस हिसाब से नंबर ऑफ द सेल, अगर n की वैल्यू 1 है तो इस फॉर्मूला पे आप 1 वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। यानी कि पहले सेल में, के सेल में, आप यहाँ पे देख रहे हो, अगले अगले यहाँ पे देखो 2n², तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो पहला सेल उन्होंने नाम दिया उसका के सेल, तो के सेल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन एल सेल, एल सेल, एल सेल यहाँ पर उन्होंने बताया, जैसे कि एल सेल की बात करें तो यहाँ पर एन की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एल सेल में, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक उसी तरह थर्ड सेल यानी कि के एल एम एन, इस तरह से उन्होंने सेल को किया। तो एम सेल यहाँ पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18, और आगे अगले सेल में एन की वैल्यू 4 हो गई तो यहाँ पे हो गए 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32 एंड सो ऑन। तो इस तरह से उन्होंने दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन द आउटरमोस्ट सेल इज 8। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड इन द सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड। तो ये थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। नाउ द फॉलोइंग रूल्स, अब यहाँ पर जो राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और सेल्स, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं एक सेल में गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। यहाँ पर n जो है इज द ऑर्बिट नंबर ऑन एनर्जी लेवल इंडेक्स। सो 1 2 3 हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स दैट आर, यहाँ पर जो के सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8, एम सेल में 18 और उसके बाद 32 एंड सो ऑन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज 8। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given cell unless inner cell are filled, that is cell are filled in stepwise manner. Atomic structure of first 18 element is shown schematically. आप देख रहे हो फिगर यहाँ पर एक यहाँ पे देख रहे हो आप कंपोजिशन ऑफ एटम्स फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। यहाँ पर देखो आपने जो ये बोर ब्यूरी स्कीम थी, यहाँ पर इस स्कीम के द्वारा उन्होंने कुछ एलिमेंट को तो कैटेगराइज कर लिया, लेकिन सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं आते क्योंकि सबको पता है कि आउटर मोस्ट में जो होते हैं मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रुक सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम एंड मैग्नीशियम, दैट इज वैलेंसी यहाँ पे देख रहे हो, एटॉमिक नंबर देख रहे हो, और सेल की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से उन्होंने दी थी। तो मैग्नीशियम तक तो ये करेक्ट हो गया, लेकिन आगे चल के ये सारे एलिमेंट्स यानी कि एल्यूमिनियम जैसे ही आ गया तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो काफी आगे जाके बड़े बड़े जो एलिमेंट्स होते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हमें प्रॉब्लम होने लगी। आगे वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। The electron present in outermost cell of an atom are called valence electrons. If the atom's outermost cell is completely filled, they are inert or least reactive and their combining capacity or valency is 0. यहाँ पर inert element जो होते हैं जैसे कि हीलियम होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके outermost orbit में। If an atom's outermost cell is not completely filled, it is not stable. It will try to attain stability by losing or gaining or sharing electrons. उन्होंने बताया, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि अगर आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो completely filled नहीं है तो वो स्टेबल नहीं होगा, और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो गेन करेगा या फिर वो शेयर करेगा, जिससे कि उसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लॉस्ट, गेन और शेयर्ड बाय एन एटम टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन
इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर गेन या फिर शेयर किए जाते हैं एक एटम के द्वारा, एक एलिमेंट के द्वारा, उसे उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर उसे वैलेंसी का नाम दिया गया। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स जो होते हैं वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लूज कर देते हैं और उनकी जो आउटर मोस्ट है वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिससे कि वो स्टेबल हो जाता है। सो इसकी जो वैलेंसी होती है 1 होती है। मैग्नीशियम जो होता है इजीली लूज कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन, सो इसकी वैलेंसी होती है 2। और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, सो इसकी वैलेंसी होती है 3। और कार्बन जो होता है वो शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, सो इट्स वैलेंसी इज 4। नेक्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से ये डायग्राम है जिसमें कि आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जो है ना उसके डायग्राम कुछ इस तरह से बने हुए हैं। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल एक बता देती हूँ। जैसे ये हाइड्रोजन है तो आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फिर इस तरह से लिथियम है, जैसा कि आपको पता है उसमें 3 वैलेंस 3 इसकी लिथियम की जो होती है एटॉमिक नंबर 3 होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम की में 4 हैं और ठीक इसी तरह से बोरोन में 5 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो सारे जो एलिमेंट है उनमें एटम्स इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। आगे देखते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दो अलग अलग चीजें हैं। कंफ्यूज नहीं है होना है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से डिफरेंशिएट करके आपको यहाँ पे रख दिया कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं एक एलिमेंट के, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द। तो एटॉमिक नंबर, अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड के दौरान या तो वो लूज, अभी अभी हमने पढ़ा ना कि हम लूज या शेयर या फिर गेन करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर हम प्रोटॉन के नंबर से कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन रिएक्ट नहीं कर रहा है तो प्रोटॉन का नंबर स्टेबल होता है। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। सो यहाँ पर जो होता है न्यूक्लियस जो होता है एटम का, जो एलिमेंट का होता है, वहां पर कौन मौजूद होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। सो जितने भी एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होता है। जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, 1 उसमें प्रोटॉन की संख्या है। तो हीलियम है, एटॉमिक नंबर उसका 2 होता है और यहाँ पर उसके प्रोटॉन की संख्या 2 होती है। आगे मास नंबर की बात कर लेते हैं। तो मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू, न्यूक्लियस भी कह सकते हो आप। मास ऑफ एन एटम इज मेनली द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जैसे कि एग्जांपल ले लो कार्बन का, तो कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। 12 कैसे होता है, तो 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 12 यू। यू से नॉट, यहाँ पे यू का मतलब होता है एएमयू या फिर यू लिख देते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एल्यूमिनियम की बात कर ले तो एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसका मास नंबर 27 यू के इक्वल होता है। अब ये आप जो देख रहे हो ये बहुत ही रेयर इमेज है जो सिर्फ आपके लिए मैंने कलेक्ट करके लिया है, और ये फर्स्ट एवर इमेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जब पहली बार हाइड्रोजन बॉन्ड को देखा गया था तो ये फर्स्ट एवर जो इमेज है ये आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे अभी। अब देख लेते हैं हम आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आपने नाम सुना होगा आइसोटोप्स का। तो आइसोटोप्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स हैव सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उसके जो मास नंबर होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, दैट आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, जिसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं
P, D और T से। तो प्रोटियम को हम H भी लिख देते हैं यहाँ पे, ड्यूट्रियम। तो यहाँ पर देखो आप कि प्रोटियम होता है, उसमें एक होता है, सबके एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली है। सो कार्बन के दो आइसोटोप हैं, दैट आर C12 एंड C14। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पर दो आइसोटोप है, 12 वाला और एक 14 वाला। Isobars are the atoms of different elements having different atomic number but same mass number. अब यहाँ पर जो आइसोटॉप्स में हमने पढ़ा, जस्ट उसका रिवर्स है। आइसोटॉप्स में जब एटॉमिक नंबर सिमिलर थे और मास नंबर डिफरेंट था, अब यहाँ पे मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उसे आइसोबार्स कहते हैं। जैसे कि कुछ पेयर्स होते हैं एलिमेंट्स के दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे केसेस में जैसे कि आप देख रहे हो कैल्शियम है और आर्गन है, दोनों का ही मास नंबर सेम है, 40 है 48। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ऐसा हो जाता है। तो कैल जबकि एटॉमिक नंबर उनकी अलग अलग है, आर्गन की 18 और कैल्शियम की 20 है, और लेकिन मास नंबर सेम है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोबार्स कहते हैं। इसके अलावा जैसे आयरन और निकेल है, वो भी डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं बट उनके भी मास सेम है, दैट इज इक्वल टू 58 है। सो यहाँ पे ये भी आइसोबार्स है एक दूसरे के। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है आइसोबार्स और आइसोटोप्स में। सो आइसोबार्स दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एंड आइसोटोप्स दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बस यही, कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा है दोनों को, याद रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन आइसोबार्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स जो होते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट आइसोबार्स के डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है वो। और जो आइसोबार्स होते हैं दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ दो क्योंकि ये जो होता है नंबर, मास नंबर, यहाँ पर हमेशा दो एलिमेंट के बीच में कंपेयर किया जाता है, लेकिन जो आइसोटोप्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, सेम एलिमेंट के होते हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट अपडेट, कुछ बता दूं आपको। यहाँ पे जो साइंस में आए दिनों हमें नए नए न्यूज़ेस आते रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ मैंने करंट अफेयर साइंस के भी इंक्लूड कर लिए हैं। सो वाओ, न्यू टेक्निक्स appear inside individual molecules, mysterious shrinking proton continues to puzzle physicists. Lifetime of atoms extended using a mirror. Researchers at Chambers University of Technology have succeeded in the experiment where they get an idea. So यहाँ पर कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स जो हुए उससे पता लगा कि जो प्रोटॉन जो होता है ना वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, श्रिंक करता रहता है कुछ रहस्यमयी तरीके से। तो ये एक छोटा सा लेटेस्ट अपडेट था। और ये देखा गया कि 14 जुलाई 2015 को कुछ फिजिसिस्ट ने पाया कि लार्ज hadron या कोलाइडर्स इन स्विट्जरलैंड अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू पार्टिकल कॉल्ड पेंटाक्वार्क। पेंटाक्वार्क, उसके बाद फिल्म प्रोडक्शन इन 4D, आपने 4D का नाम सुना होगा, 3D रे तो सुना ही होगा, अभी 4D आ रही है जिसका अल्ट्रा शॉर्ट इलेक्ट्रॉन पल्सेस के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। कैल्शियम 48 न्यूट्रॉन स्किन, यहाँ पे वो जो पतले होते हैं, थिनर दैन प्रीवियसली थॉट। साइंटिस्ट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इनकम्प्रेसिबल। ये नई चीज प्रूव की गई कि जिस तरह से आपने पढ़ा होता है सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, least compressible, so electrons are incompressible. And first porous liquid invented which leaves all the physicists in bizarre about porous atoms. Scientists at Queen's University Belfast have made a major breakthrough by making a porous liquid with an potential for a massive range of new. Now, so now children, so I hope you understood this lesson very well. I think आपको समझ में lesson आया होगा, और thank you for giving your precious time. And yes, don't forget to like, share and subscribe, and
इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग जितने भी इस तरह की वीडियोस हैं आपको हमारे चैनल पे अपडेट्स मिलते रहें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।